अफगानिस्तान से अपनी सेना के वापस लिए जाने के निर्णय के बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, जिसको लेकर अमेरिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है और चीन, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान को ऑफिशियल मान्यता दे दी है। जिसके बाद एशियन कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान में एक तालिबान की सरकार, जो पहले एक आतंकवादी संगठन था, उसने अपनी सरकार स्थापित कर ली है। और अब देखना है कि इस जियोपॉलिटिक्स में क्या गेम चेंजर साबित होता है और एशियन कॉन्टिनेंट का फ्यूचर क्या होगा, ये जानेंगे हम सभी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान हैज फॉलन के पूरे इतिहास के बारे में, जिसमें अमेरिका का मेजर रोल है। और इसमें हम जानेंगे 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया है, उन सभी के बारे में। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। फॉर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात स्टार्ट होती है 9/11 से, जब अमेरिका में 9/11 के बाद सबसे आत्मघाती हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया, जिसमें लमसम 3000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और इसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। ये देख सकते हैं आप अपनी लेफ्ट स्क्रीन पर, जिसको एबटाबाद में 2 मई 2011 को मार दिया गया था। ये आत्मघाती हमला इतना भयानक था कि 16 से 19 आतंकवादियों ने मिलकर 4 हवाई जहाजों को इसमें हाईजैक किया था और उनको अलग अलग लोकेशन पर क्रैश करवाया था, जिसमें व्हाइट हाउस, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों बिल्डिंग शामिल थी। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो व्यक्तियों की मरने वाली संख्या थी वो 2996 थी और इसमें 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये अब तक का सबसे आत्मघाती हमला था जो अलकायदा के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी तैयारी बहुत ही समय से चल रही थी, लेकिन पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ था। जिसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो इसके पीछे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को ढूंढेगा, एक एक करके उनको सजा देगा। और यही वो सिनेरियो था जिसके बाद पूरे वर्ल्ड का ध्यान म्यूचुअल डिफरेंस से हटकर इंटरनेशनल टेररिज्म की ओर गया। इसके बाद नाटो और अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा इनका पता लगाया कि इसके पीछे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे और कौन से आतंकवादी गिरोह ने इसको अंजाम दिया था। इसमें अलकायदा और तालिबान 2 नाम मिलकर सामने आए, जिनको ऑपरेशन किया जा रहा था अफगानिस्तान से। तो उसके बाद अमेरिका ने अपना रुख किया अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने सीधी कार्रवाई की और 1996 से 2001 तक वहां पर तालिबान का शासन था। अमेरिका के सीधे इंटरवीन करने के बाद और नाटो की फोर्सेस ने मिलकर तालिबान को इतना पीछे खदेड़ दिया कि वहां पर तालिबान का शासन लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद वहां पर एक नवनिर्वाचित डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करी, जिसके बाद प्रेसिडेंट बनाए गए हामिद करजई, जो 22 दिसंबर 2001 से 29 सितंबर 2014 तक इस पद पर रहे। और उसके बाद प्रेसिडेंट बनाया गया अशरफ गानी को। ये बहुत ही लंबा पीरियड था जब अमेरिका और नाटो ने मिलकर पूरा प्रयास किया कि कैसे भी करके जो 9/11 के दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, या उसे पकड़ा जाए या फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा था पूरे आतंकवाद के पीछे, वो निकला पाकिस्तान। पाकिस्तानी वो देश निकला जिसने 9/11 के मुख्य दोषी ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पनाह दे रखी थी, जहां पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का बेस भी था। उसके 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही ओसामा बिन लादेन का घर था, जहां पर अमेरिकी फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मार डाला और उसकी लाश को प्रशांत महासागर में दफना दिया गया। उसके बाद अमेरिका का मोटो पूरा हुआ, तो उसके बाद समस्या खड़ी हो गई अमेरिका को वहां से निकलने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान में वो बिल्कुल ही फंस कर रह गया, क्योंकि एक तरफ थी अमेरिका द्वारा स्थापित डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी सत्ता उस वक्त हामिद करजई के हाथों में थी, जिसको उस वक्त छोड़कर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि दूसरी तरफ घात लगाकर अलकायदा और तालिबान के आतंकवादी गुट इस घात में बैठे थे कि अमेरिका वहां से निकले और वो वहां पर पूरी तरह से सत्ता को पलट कर रख दे और पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अमेरिका की दूरदर्शिता थी कि वो वहां पर जितने भी आतंकवादी गुट है उनको लगभग समाप्त कर दे और वहां पर एक पूरी पीसफुल सरकार की स्थापना करे। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स से देखे तो अमेरिका का इंटेंशन अफगानिस्तान में आतंकवाद के बाद खनिज उत्पादों की खोज करना भी था, क्योंकि अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ एक देश है। लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास के वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन अमेरिका को बेसिकली पर दिन के हिसाब से वहां पर $300 मिलियन पर डे खर्च करने पड़ रहे थे अपनी सेना के लिए, अफगानिस्तान की सेना के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और नाटो की सेना
सेना के लिए। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट थी जो अमेरिका को वहां पर इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी पर डे के हिसाब से। अमेरिका को पता था कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस तो हैं बट ऑयल के कोई भंडार नहीं है जिसका उसको सीधा कोई फायदा हो। लेकिन एक पीसफुल सरकार और डेमोक्रेटिक की स्थापना के उद्देश्य से उसने इंतजार किया कि एक लंबे समय के साथ वहां पर एक पीसफुल सरकार की स्थापना कर दी जाए जिससे एक एशियन कॉन्टिनेंट में शांति की स्थापना संभव हो सके। लेकिन 10 साल और इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं लगा। लेकिन और अमेरिका की जनता ने और वहां के खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट पर भी आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये लड़ाई अब हमारी नहीं बची है और क्यों हमारी सरकार वहां पर रुकी हुई है अपने सैनिकों के साथ। जिसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो अपनी सरकार के स्थापित होते ही वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए। उसके बाद जो बिडेन सत्ता में आए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी उनमें से कुछ को अपनाते हुए कुछ को कंटिन्यू रखा, जिसमें से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कंटिन्यू रखते हुए 14 अप्रैल 2021 को ऐलान किया कि अमेरिका की जितनी भी सेनाएं अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो 9/11 की 20वीं वर्षी पर मतलब 20 साल पूरे होने की वर्षगांठ पर अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। जैसे जैसे उन्होंने अपनी सेना को निकालना वहां से स्टार्ट किया उसके 15 दिन के अंदर ही तालिबान सक्रिय रूप से अफगानिस्तान पर हावी होने लगा। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो बिडेन को अमेरिकी खुफिया विभाग ने पहले ही दे दी थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज हटते ही तालिबान उनके देश को 90 दिनों के अंदर हथिया लेगा। और कुछ हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही अमेरिकी फोर्स वहां से विड्रॉवल होने लग गई तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर ही 14 अगस्त आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। और उसके 3-4 दिन बाद ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अमेरिका अभी पूर्ण रूप से वहां से निकला भी नहीं था। उसके 6000 सैनिक और उसकी एम्बेसी के लोग वहां पर फंस गए थे। इस बीच तालिबान ने पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि एयरबेस, अमेरिका के भेजे गए कार, बंदूकें, आर्म्ड फोर्सेस, टैंक, यहाँ तक कि वो सेना जिस पर अमेरिका ने ट्रेंड करने के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, उन सैनिकों को भी तालिबान ने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इसके पीछे बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि 75,000 के सामने 3.5 लाख अफगानी सोल्जर्स का घुटने टेकना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि तालिबान जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं थे। उनके पास ना तो एयरफोर्स थी ना एडवांस वेपन थे। उसके दूसरी तरफ देखे तो जहां पर अफगानिस्तान में रिसेंटली में 6000 सैनिक नाटो की फोर्सेस और 3.5 लाख अफगानी सोल्जर्स मौजूद थे। लेकिन अफगानिस्तान की फौज ने विदाउट यूज एनी सिंगल बुलेट तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि कैसे अमेरिका ने एक एक करके अमेरिका के लगभग 150 लाख करोड़ जो अब तक 2001 से 2021 तक जितने भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए थे उन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। और साथ ही भारत ने जो अफगानिस्तान को एक दोस्ती के रूप में Mi-123 हेलीकॉप्टर जो दिया था उस पर भी तालिबान ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब तालिबान के पास वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सब फाइटर प्लेन है, उनको चलाने के लिए अफगान की सेना है और यहाँ तक कि इकोनॉमी की भी भरमार है और नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं और एडवांस वेपन भी हैं। अगर इन सब की पूरी गणना करें तो यहाँ पर सीधा सीधा $2 ट्रिलियन का फायदा सीधा तालिबान के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और चला भी गया है। अब देखना आगे ये होगा कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान को रन कर पाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कर पाता है और क्या अपनी नीतियां बनाता है। क्योंकि सत्ता का नशा और पैसों की ताकत दोनों तालिबान चख चुका है और दोनों का स्वाद भी अब उसको हजम करने के लिए अपनी रणनीतियों को स्पष्ट करना होगा और देश को चलाने के लिए स्पष्ट नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना भी होगा। अगर उसने वही गलती करी जो उसने 96 से लेकर 2001 तक की थी तो यकीन मानिए कि वहां पर कोई दूसरा आतंकवादी गुट सर उठाएगा और वहां से तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़कर तालिबान को भी अफगानिस्तान से हटा देगा। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही है। अभी तक बात करें तो चीन, रशिया और पाकिस्तान, इन 3 देशों ने स्पष्ट तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता
मान्यता दे दी है और अमेरिका इस पर मान्यता देने पर विचार कर रहा है। भारत की नीति भी इस मामले में अभी केवल वेट एंड वॉच की है, क्योंकि तालिबान अगर इस्लामिक शासन के साथ साथ अगर लिबरल पॉलिसी को फॉलो करता है तो हो सकता है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को मान्यता दे दे और भारत भी अपने जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में रन हो रहे हैं उनको कंटिन्यू करे। अगर वो आने वाले 2-4 महीनों में अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं करता और वही करता है जो 1996 से लेकर 2001 तक करता आया है, जैसे शरिया कानून को लागू करना, औरतों का पर्दा करना, उनको नौकरी नहीं करने देना, 10 साल की ऊपर की लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देना, पुरुषों का दाढ़ी बढ़ाना, कोई ऑफिशियल ड्रेस कोड नहीं लागू करना, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जीरो टॉलरेंस और पाश्चात्य टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे हम आज गैजेट और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को कम्युनिकेट करके ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, अगर वो उन सब चीजों को तालिबान नहीं अपनाता तो निश्चय ही आने वाले टाइम में तालिबान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखना आगे ये होगा कि तालिबान अब अपनी नीतियों को कैसे रन करता है और कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।